हेलो एवरीवन। सी टेट हिंदी लैंग्वेज के नए पैटर्न के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज का यह वीडियो देखने के बाद सी टेट पे हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग से आपको एक तिनका भी नहीं पढ़ना होगा। सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट यूपी टेट के साथ सुपर टेट और डी ट्रिपल्स भी पीआरटी एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भाषा शिक्षण को जानते हैं। भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण के द्वारा हम बच्चों की जिन क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं वे है सोचना, विचारना, तर्क करना व विश्लेषण करना। ठीक है, वे सब उनकी अपनी घरेलू भाषा में भी आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, सोचना, विचारना, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सब बच्चों की मातृभाषा में विकसित की जा सकती हैं। फिर ये सारी क्षमताएं दूसरी भाषा जिसे वे ज़रूरत के हिसाब से बाद में सीखेंगे में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है, ठीक, वो हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं। और पहला जो हमारा लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसको हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अर्जित की हुई भाषा से हम दूसरी भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। यानी कि जो भी भाषा हम फर्स्ट लैंग्वेज या मातृभाषा के रूप में अर्जित करते हैं अपने समाज से, परिवेश से, उसी के माध्यम से दूसरी भाषा को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाषा शिक्षण का प्रमुख, ठीक है, या प्राथमिक उद्देश्य या लक्ष्य, तो आपको क्या बताना है? संप्रेषण करने की क्षमता। ठीक है, बच्चों में संप्रेषण करने की क्षमता विकसित की जा सके, यानी कि बच्चे अपनी बात को दूसरों के समक्ष कह सकें, अपने अनुभव की व्याख्या कर सकें, ठीक है, अपने अनुभव को प्रस्तुत कर सकें दूसरे के सामने, और दूसरे के अनुभव को या बोले गए जो भी सार्थक शब्द हैं या बातें हैं उसको ग्रहण कर सकें और समझ सकें। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। भाषा के किसी भी कौशल में जब तक समझ नहीं होगी तब तक वास्तविक अधिगम नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अतः हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य संप्रेषण करने की क्षमता विकसित करना है, यानी कि अपनी बात को कहने और दूसरे की बात को समझने की क्षमता विकसित करना है। बाकी इसके जो उच्च लक्ष्य हैं यहाँ पे देख सकते हैं, सोचना, विचारना, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये भी इसके लक्ष्य या उद्देश्य हैं भाषा शिक्षण के। ठीक है, ये कौशल विकसित किए जाते हैं। और भाषा के जो 4 प्रमुख कौशल है वो भी आगे हम देखेंगे। और हर एक कौशल से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही हम टैग वर्ड भी पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, टैग वर्ड के माध्यम से आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनसीईएफ 2005 के अनुसार बहुत सी चीज़ें लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में बताई गई हैं, भाषा शिक्षण के बारे में बताई गई हैं। और एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एनसीईएफ से क्वेश्चन 101% इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि फैक्ट बेस के बजाय इस बार कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनसीएफ वगैरह हो गया, उसके बाद जो मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी हो गई, चॉम्स्की वगैरह की, या जीन पियाजे, कोलबर्ग, ठीक है, ये सभी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब एनसीएफ में देखते हैं क्या कहा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भाषा के चारों कौशलों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए अभिव्यक्तात्मक क्षमता से लैस करना है। ठीक है, यानी कि भाषा के चारों कौशल को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बच्चे अपनी बात दूसरों से कह सकें, दूसरी की बात को समझ सकें। ठीक है, ऐसी क्षमता से क्या करना है? लैस करना है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार। आगे है, एवं जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है, और इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चौमुखी विकास हो सके। यानी कि लैंग्वेज भाषा शिक्षण में ये भी चीज़ बताया गया है एनसीईएफ 2005 में
कि जो रटने वाली प्रणाली है, जो पहले की पारंपरिक तरीके थे, ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, बच्चों को कविता कहानियाँ याद कराई जाती थी, ठीक है। तो इससे मुक्त कराना भी एनसीएफ का प्राथमिक शिक्षा में भाषा पे ये लक्ष्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि रटना जब शब्द आएगा तो आप सभी को पता है ये क्या होगा, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। कभी भी रटने पर बल नहीं देना है, कभी भी किताब पढ़वाने पे, ये सारी चीज़ें करने पे बल नहीं देना है, ठीक है। समझ विकसित करना है, क्या करना है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समझ विकसित करना है। भाषा के चारों कौशलों का क्या करना है, समझ विकसित करना है। सिर्फ सुनना, ठीक है, जैसे भाषा के चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना क्या होता है, ठीक है, अच्छे लैंग्वेज में, किताबी भाषा में या कह सकते हैं वास्तविक रूप में सुनना क्या होता है, सिर्फ किसी की बात को सुन लेना नहीं, सुनने के बाद उसको समझना भी, सुनने के साथ समझना, तभी वास्तविक सुनना माना जाएगा जब आप सुनकर उसको समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अरबी लैंग्वेज नहीं सुना है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सुना है, नहीं आपको पता है, कोई आपसे फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, तो क्या वास्तविक सुनना माना जाएगा? अगर आपको समझ में नहीं आता है फ्रेंच तो वास्तविक सुनना नहीं माना जाएगा, ठीक है। सुनना तभी सार्थक माना जाएगा, वास्तविक माना जाएगा जब आप समझेंगे उस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो भी लाइन मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा और एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए आप सही आंसर तक फटाक से कुछ सेकंड में पहुँच जाया करेंगे एग्जाम में। देखिए, कक्षा में सभी बच्चों को अपने मन की बात कहने का भरपूर अवसर देना चाहिए। ये जो अवसर देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पे अवसर देना चाहिए ताकि उनके भीतर की छिपी संभावना आकार ले सके। अगर वे शुरू में घरेलू भाषा या टूटी फूटी अमानक हिंदी बोले तो भी बिना मजाक का पात्र बनाए कक्षा में उन्हें उत्साह से सुनना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में भाषा की कारीगरी, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, त्रुटियां ध्यान रखिएगा, जो त्रुटियां होती हैं प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक अभिन्न अंग होती हैं, ऐसा एनसीएफ 2005 में बताया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी प्राथमिक स्तर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे और ये कहा जाए बच्चे ये त्रुटि करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो प्राथमिक स्तर पे त्रुटियों पे बहुत ज़्यादा बल नहीं देंगे, ना ही उसके लिए कोई सज़ा देंगे, ना ही उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे उसको तुरंत सुधार करने के लिए, ठीक है। सीखने का एक अभिन्न अंग होती हैं जो कि धीरे धीरे अपने आप बच्चे खुद से सुधार कर लेते हैं, करके वो चीज़ें खुद सीख जाते हैं और त्रुटियों को करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, शुरुआत में भाषा की कारीगरी तथाकथित शुद्धता उतनी महत्व नहीं रखती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के सबके सामने बोलने, कुछ कहने लायक बनना, ठीक है, और मन के भाव विचार को निसंकोच कह डालना। अगर समर्थन न किया जाए तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वे संकोच के अंधेरे में दबकर बैठ जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे टूटी फूटी भाषा या कुछ थोड़ी मोड़ी बोलने में गलतियाँ करते हैं, पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, तो उसको बिना मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिए आपको थोड़ा इग्नोर मारना है उसको, और बस ये ध्यान देना है कि बच्चे अपनी बात को सहजता से आपके सामने अपने कक्षा में, क्लास में कह सकें, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि वो शुद्धता के साथ बोले। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चे त्रुटियां ना करें, बच्चे त्रुटियां बिल्कुल करेंगे, सीखने का अभिन्न अंग होती हैं त्रुटियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक बार ऐसा भी होता है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर आप नोट करते चलेंगे तो आगे भी आपके काम आएगा। और अगर आप KBS DSSB की तैयारी करेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें, DSSB में तो 100 नंबर का पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बेस आता है, ठीक है। तो DSSB की तैयारी फ्यूचर में करेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़ आपको। और बाकी कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें पेडागोजी तो आता ही है। अब देखिए, अनेक बार ऐसा भी होता है, और वीडियो आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, क्लियर ना दिख रहा हो, तो स्क्रीन पे टच करिए, राइट साइड पे कॉर्नर पे ऐसे 3 डॉट बने होंगे, इस पे टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको, ठीक है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की मातृभाषा में ढले रचे बसे उच्चारण
अवयव जब हिंदी की भाषिक ध्वनियों को स्वर देने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए यह अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। जैसे बचपन से मैं यूपी में रहा हूँ, भोजपुरी सुना है मैंने, भोजपुरी बचपन में बोला है मैंने। तो जब मैं कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ या इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करता हूँ, शब्द बोलता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा नज़र आता होगा कि हाँ मतलब आपको लगता होगा शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, जबकि उस पर क्या है, मातृभाषा का प्रभाव होता है। हरियाणा लैंग्वेज में स्कूल को सकूल बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनके मातृभाषा का प्रभाव है, ना कि वो गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। इसी तरह हिंदी भाषा भाषी बच्चों के लिए लिए पूर्वी भारत की भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, ठीक है। अतः एक भाषा शिक्षक को इन सभी के प्रति बेहद संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। मातृभाषा या भाषा के क्षेत्रीय प्रभाव को बोलने की एक अक्षम्य त्रुटि मानते हुए उन्हें प्रताड़ित या दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की जो मातृभाषा है, ठीक है, उसका प्रभाव पूरे जीवन उसके अन्य बोली पर रहेगा। अगर उसने भोजपुरी बोला है, यूपी बिहार से बिलोंग करता है, तो इंग्लिश बोलेगा, कोई भी लैंग्वेज बोलेगा, थोड़ा सा वो टोन आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो उसको त्रुटि नहीं मानना चाहिए एक भाषा शिक्षक के रूप में। आपको कथित शुद्ध उच्चारण के कठोर आतंक या दुराग्रह के कारण कई बार बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और यही हीन भावना बच्चे द्वारा भाषा सीखने के उत्साह को दमित करती है और ऊर्जा से भरपूर बच्चों को ऊर्जा विहीन कर देती है, ठीक है। जब भी कक्षा में, क्लास में कोई भी बच्चा कुछ भी बोलता है और सभी लोग हंस देते हैं, मान लीजिए यूपी से कोई बच्चा गया है दिल्ली में पढ़ने, ठीक है, या केवीएस में वो पढ़ रहा है, तो कुछ भी बोलेगा इंग्लिश का वर्ड, तो हो सकता है सभी बच्चे अगर हंस देंगे, शिक्षक हंस देगा, तो फिर फ्यूचर में वो बच्चा कभी क्लास में खड़ा होकर कुछ कहने में संकोच करेगा, या हो सकता है कि उसके अंदर जो भी प्रतिभा छिपी हुई है, सिर्फ भाषा के उच्चारण को की वजह से वह कुछ अपनी प्रतिभा को आगे निखारे ही ना, या कुछ बोले ही ना, कुछ सीखना ही ना चाहे, हमेशा क्लास में दबा हुआ कोने में बैठा रह जाए। तो भाषा शिक्षक के रूप में ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अपने क्लास में टीचर बनने के बाद भी, और CTET एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी सही आंसर आप देंगे। बोलते समय विभाषी तत्व और लहजे में आने वाले अंतर को भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हुए स्वीकार करना चाहिए। जो त्रुटियां मैंने आपको बताया, त्रुटियां सीखने का अभिन्न अंग होती हैं, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए होगा कि यह अंतर कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दे, फिर अभिव्यक्ति ऐसी ना हो कि तथ्य अपने गलत रूप से दूसरे तक संप्रेषित हो जाए, ठीक है। लेकिन ये त्रुटियां ध्यान आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन ऐसा भी ना हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें ये हो कि प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा है, किसी शब्द को ऐसे बोलता है, और ऐसा बोलने की वजह से कई बार सामने वाला इंसान जो कि उससे अपरिचित है, वह उसके बोले हुए चीज़ को दूसरे अर्थ में समझता है, तो आप क्या करेंगे? तब आप बिल्कुल सुधार करेंगे, ठीक है। जब अर्थ का अनर्थ हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप सुधार करेंगे, लेकिन कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ अक्षर बोलने में दिक्कत हो रहा है, कुछ उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन सामने वाला समझ जा रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन जब सामने वाला नहीं समझ पाएगा, अर्थ का अनर्थ होगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्या करना है? त्रुटियों को बच्चों को बताना है, सुधार करने की कोशिश करना है, प्रयास करना है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, बहुत प्यार से। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो समझ लीजिए कि अगर 20 अंक का पेडागोजी एग्जाम में आएगा, हिंदी पेडागोजी, तो आप लगभग 10 से 15 अंक का पेडागोजी लगभग सीख चुके हैं, ठीक। अब टैग वर्ड देखते हैं, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं, फिर हम लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन का। अब देखिए, हिंदी शिक्षा शास्त्र सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या क्या है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल आप अक्सर देखेंगे क्वेश्चन में। तो प्रिंट समृद्ध माहौल हमेशा प्राथमिक भाषा सीखने का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है? जो आप दीवार पे पोस्टर देखते होंगे, तरह तरह के मॉडल देखते होंगे, ये सब प्रिंट समृद्ध माहौल इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, फ्लैश कार्ड, जो पोस्टर लगे होते हैं, ये सब प्रिंट समृद्ध माहौल के TLM है, टीचिंग स्टडी मटेरियल है, ठीक है, लर्निंग मटेरियल, ठीक। उसके बाद है भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, सकारात्मक टैग वर्ड है, जब भी ऑप्शन में आए यही सही होगा। अगला है भाषा अर्जन, ठीक है। भाषा अर्जन क्या होती है? जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है, घर परिवार समाज से सीखी जाती है, ठीक है, समाज से अर्जित की जाती है, माफ करिएगा। अर्जन क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बिना किसी
किताब के बिना किसी स्पेशलिस्ट के हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसे अर्जित करना कहते हैं। कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं तो उसको अर्जित करना कहलाता है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो भोजपुरी किसी किताब से, किसी शिक्षक से मुझे नहीं सीखना पड़ा, अपने परिवेश में, अपने परिवार में रहकर ये चीज़ मैंने अर्जित कर ली। ठीक, कोई ब्रिटेन का होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वह सीखेगा नहीं, अर्जित करेगा। ठीक है, लेकिन हिंदी अगर अंग्रेज कोई आएगा इंडिया में तो उसको हिंदी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अंग्रेज के लिए हिंदी भाषा सीखने वाली चीज़ है, अधिगम वाली चीज़ है, लेकिन अंग्रेजी क्या है, अर्जित करने वाली चीज़ है किसी अंग्रेज के लिए। और ठीक उल्टा, ठीक उल्टा इसके हिंदी हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, और अंग्रेजी क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अर्जित करना और सीखना दोनों आप समझ चुके होंगे। सीखना और अधिगम एक ही चीज़ होता है। ठीक है, सीखना या अधिगम करना। तो अधिगम जो होता है या सीखना होता है व्यवस्थित ढंग से होता है, विद्यालय से होता है, प्रयास पूर्वक होता है। ठीक है, जबकि अर्जन करना क्या होता है, जन्मजात होता है, स्वाभाविक होता है, घर परिवार समाज से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य। ठीक है, बाल साहित्य काफ़ी उपयोगी चीज़ है प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने का। अगला है मातृभाषा का सर्वाधिक महत्व। मातृभाषा का सर्वाधिक महत्व होता है प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए। बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता एक संसाधन है, एक शिक्षक के लिए भी, बच्चों के लिए भी। ठीक, बहुभाषिकता से कई प्रकार की चीज़ें बच्चे सीखते हैं और शिक्षक को भी अवसर मिलता है कि अलग अलग स्टेट के बच्चों से अलग अलग भाषा सुनकर अलग अलग स्टेट के बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो बहुभाषिकता एक संसाधन है। भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। ठीक है, सुबोपली ये क्या है, सुबोपली यानी कि सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। यही 4 कौशल हैं क्रम से। ठीक है, 4 कौशल क्रम से यही होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं सुबोपली से, ये भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, ठीक, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लास्ट में लिखना सीखता है। ठीक है, अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोल तो कभी नहीं पाएगा पूरे जीवन, पढ़ना लिखना भले वह सीख जाए। ठीक, जो मुखबधिर बच्चे होते हैं, ठीक, सुन नहीं पाते हैं इसीलिए वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बोलने वाला जो फंक्शन है उनका अच्छे से काम करता है, लेकिन कभी वो कुछ सुने ही नहीं होते हैं, इसलिए कभी बोल नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना में चले जाएंगे, चाइनीज हमें नहीं आएगी, तो क्या होगा, हम वहाँ मुखबधिर बन जाएंगे, खुद कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही बात है, अगर हम सुनेंगे नहीं कुछ तो बोल नहीं पाएंगे। अगला है भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। सामाजिक अंतःक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम। ठीक, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या होता है, अर्थ समझना। पढ़ना क्या होता है, अर्थ समझना। ठीक, आकलन सतत एवं व्यापक। आकलन कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सतत एवं व्यापक क्या होता है, सतत का मतलब होता है निरंतर जो चलता रहे। ठीक है, निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। ठीक, ये हो गया सतत। और व्यापक क्या हो गया कि सिर्फ उसके एक क्षेत्र का मूल्यांकन ना हो। ठीक, एक क्षेत्र का आकलन ना हो, उसके सभी सर्वांगीण क्षेत्रों का आकलन किया जाए, यही व्यापक हो गया। सतत एवं व्यापक आप समझ गए होंगे कि जो निरंतर चलता रहे और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे। अगला देखिए, बोलना क्या होता है, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अभिव्यक्ति। ठीक, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अभिव्यक्ति होगा तभी बोलना माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और वहाँ कोई आकर कॉमेडी करने लगे तो वह बोलना नहीं माना जाएगा। ठीक, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक पर जब हम संदर्भ और स्थिति के अनुसार कुछ अपनी बात रखेंगे तब वह बोलना माना जाएगा। लिखना क्या होता है, अनुभव को लिखना, विचार की अभिव्यक्ति। ठीक है, अनुभव को लिखना, विचार की अभिव्यक्ति, और सार्थक भी होना चाहिए वह। ठीक, अर्थपूर्ण होना चाहिए तभी लिखना माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेगेटिव टैग वर्ड भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, उससे पहले जो भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ 4 से 5 क्वेश्चन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए देख लेते हैं फिर। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, एक भाई के तौर पे, कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिए, और हो सके तो स्टेटस भी ज़रूर लगाइएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, भले ही आपको आधे घंटे 1 घंटे में वीडियो
आप देख लें, समझ लें, ठीक है। लेकिन यह वीडियो बनाने में कई घंटे कई दिन का मेहनत होता है। रात में स्कूल से आता हूँ मैं, ठीक है, 4-5 बजे 6 बजे घर पहुँचता हूँ। उसके बाद रात भर बैठ के PDF तैयार करना पड़ता है, तब आपके लिए मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा आपके सहयोग की जरूरत है। कम से कम शेयर और लाइक तो जरूर करिए। आप नए दर्शक हैं तो टारगेट टीचर 68 500 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ वीडियो कम मिलते हैं लेकिन एक एक वीडियो आपके काम के होते हैं। आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से। सुनना, देखिए भाषा के 4 कौशल मैंने आपको बताया। सुबोपली के नाम से इसको हम याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में लिखना, सुबोपली, ठीक है। तो जो सुनना कैस कौशल है इसके बारे में जानते हैं। सुनना आखिर है क्या, ठीक है। सुनना तो हम सभी जानते हैं, कोई कुछ बोलता है तो कान से हम सुन लेते हैं, लेकिन वास्तविक सुनना क्या है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो ध्यान रखिए। हमारे जीवन में सुनने से संबंध कौशल का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, जो आजीवन चलता रहता है। हम बहुत सारा ज्ञान सुनकर ही उपलब्ध करते हैं, ठीक है, सुनकर ही सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि हम सुनकर जिस आसानी और तेज़ी से ज्ञान अर्जित करते हैं उतना पढ़कर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं साथ ही सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा जल्दी आसानी से आप सीख जाएंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। लेकिन एक किताब में जो लिखा होता, आप किसी किताब से पढ़ते तो उतनी तेज़ी से आप नहीं सीख पाते, ठीक। हर दिन लोगों की बात, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही बन सकता है कि हम किसी चीज़ को, किसी भाषा को, किसी विज्ञान को किस प्रकार ज़्यादा तेज़ी से अर्जित कर सकते हैं, सुनकर, पढ़कर या लिखकर। तो सुनकर, ध्यान रखिएगा। हर दिन लोगों की बातचीत के अलावा भी हम बहुत कुछ भाषिक श्रवण करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी कार्यक्रम, टेलीविज़न, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैच का आंखों देखा हाल, आईपैड से गाने सुनना, ठीक है, सिनेमा आदि। ध्यान और धैर्य के साथ सुनने वाला व्यक्ति अच्छा विचारक या वक्ता हो सकता है और गहन पाठक भी। अतः श्रवण कौशल का महत्व पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। अब तक हम यह स्पष्ट हो चुका है हमें कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ ध्वनि मात्र को सुन लेना भर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ कोई ध्वनि हमारे कान में सुनाई दे दे तो यह सुनना नहीं माना जाएगा, बल्कि सुनकर उसका भाव ग्रहण करना ही इसका वास्तविक अर्थ है। सुनकर भाव या अर्थ ग्रहण जब हम करेंगे तभी सुनना माना जाएगा। अतः सुनना एक मानसिक क्रिया है। सुनना क्या है, एक मानसिक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। वक्ता द्वारा व्यक्त किए गए भाव व विचार मूल रूप में श्रोता तक संप्रेषित हो तभी वक्तव्य की सार्थकता है। संप्रेषित होने का तात्पर्य श्रोता के बोध समझ में आने से है, ठीक। यानी कि संप्रेषित होने से तात्पर्य क्या है, जो सुनने वाला है उसके समझ में आ जाए वो चीज़, उससे है, ठीक। तो समझ गए होंगे आप कि सिर्फ कोई ध्वनि सुन लेना सुनना नहीं कहलाता जब तक हम उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, सुनने के मायने क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए। परिचित अपरिचित संदर्भ में व्यक्ति भावों विचारों को सुनकर समझना सुनने के मायने हैं। वक्ता के आदेश, निर्देश, सुझाव एवं विभिन्न मनोभावों को सुनकर समझना। वक्ता या शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य का पुनः स्मरण करना और उस पर विचार करना, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें अभी आप यहाँ पे सुन रहे हैं एक शिक्षक के रूप में मुझे, ठीक है, ये चीज़ें बाद में आप इसको क्या कर सकें, पुनः स्मरण कर सकें, ये भी सुनना कहलाएगा। अगर आप क्लास में सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इस कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं तो वह सुनना नहीं कहलाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। जब तक आप उसका पुनः स्मरण ना करें। जैसे क्लास में क्या होता है, मैं कभी पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, ठीक है, तो क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ तो हूँ तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ फटाक से कुछ तो बता नहीं पाते हैं, तो वह सुनना नहीं कहलाएगा, वह टीचर को मूर्ख बनाना कहलाएगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिए, सुनी गई कहानी, कविता, भाषण, वार्ता, साक्षात्कार, विचार विमर्श, वाद विवाद आदि पर अपनी राय देना या उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देना, ठीक। संदर्भानुसार विभिन्न अनुतानों यानी कि उतार चढ़ाव, अनुतान मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव में व्यक्त विचारों को सही रूप में समझना। ये सुनने के क्या हैं, ये सभी मायने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलना कौशल को ध्यान से सुनिएगा। बोलना कौशल यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। बोलने के मायने क्या क्या हैं,
बोलना भी सार्थक तभी माना जाएगा जब सामने वाला व्यक्ति उसके भाव को समझ पाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, ठीक है, और सामने वाला समझ ना पाए तो उसको सार्थक बोलना नहीं माना जाएगा। बोलना क्या है, ध्यान दीजिए। अस्पष्ट प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति, ठीक है, अस्पष्ट होना चाहिए बोलना, प्रवाहपूर्ण होना चाहिए बोलना, और अभिव्यक्ति, ठीक है, अच्छे से होनी चाहिए। अगला है अपनी बात को आत्मविश्वास से कहना, ये भी बोलने के मायने हैं। विचारों में सुसंगत क्रमबद्धता का विकास, ये भी बोलने के मायने हैं। सॉरी। आंखों देखी सुनी घटनाओं किस्सों को अपने शब्दों में प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करना, यही प्राथमिक स्तर पे सबसे मुख्य मायने हैं बोलने के। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला। अगला है पढ़ी गई सामग्री को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की कुशलता, यानी कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सके, यही बोलने के मायने होते हैं। ठीक। अगला है परिचित अपरिचित परिस्थितियों संदर्भों में स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से अपनी बात कहना। अगला है दूरदर्शन रंगमंच पर देखे गए कार्यक्रमों का विश्लेषण करते हुए उसके बारे में बताना, यानी कि जब भी हम पिक्चर देख के आते हैं तो अपने फ्रेंड से क्या करते हैं, उसका स्टोरी शेयर करते हैं। ठीक, सही से स्टोरी शेयर करते हैं तभी वह बोलने के मायने होगा। ठीक, ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बोलने के मायने हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो बोलना नहीं माना जाएगा उसको। ठीक, सिर्फ ध्वनि मानी जाएगी उसको। आगे है भाषा प्रयोगशाला की भूमिका। भाषा प्रयोगशाला से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा। ठीक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जो किसी न किसी रूप में भाषा से संबंधित है। प्रयोगशाला शब्द नियंत्रण की ओर संकेत करता है, यानी एक ऐसी जगह जहां प्रयोगशाला की तरह नियंत्रित स्थितियों में कैसेट, सीडी, डीवीडी प्लेयर, स्पीकर, माइक्रोफोन, ईयरफोन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या फीचर फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री आदि का सहारा लेकर, यानी एक शब्द से मल्टीमीडिया के खास इस्तेमाल से भाषा से संबंधित कार्य अभ्यास किया कराया जाए, उसको भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। ठीक, भाषा प्रयोगशाला कई प्रकार की होती हैं। श्रव्य होती हैं, दृश्य होती हैं, दृश्य और श्रव्य होती हैं, श्रव्य और निष्क्रिय होती हैं, श्रव्य और सक्रिय होती हैं। ठीक है, ये सब भाषा प्रयोगशाला के क्या हैं, प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। भाषा प्रयोगशाला को आप समझ चुके होंगे कि भाषा प्रयोगशाला क्या है, जहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम से, ठीक है, व्यवस्थित सिस्टम से, यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से वो चीज़ें सिखाई जाएं। चलिए, पढ़ना, ध्यान रखिएगा पढ़ना क्या होता है, या वाचन। पढ़ने का मतलब, पढ़ना न सिर्फ तोते की तरह पढ़ डालना है, न हिज्जे करके पढ़ना। ठीक है, पढ़ने का मतलब है वर्ण शब्द की पहचान व उनका। ये हिज्जे क्या होता है, उर्दू का शब्द है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हिज्जे क्या होता है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा। पढ़ना न सिर्फ तोते की तरह पढ़ना है, न हिज्जे करके पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है वर्ण शब्द की पहचान व उनका उच्चारण कर लेना भर नहीं होता। ठीक है, बल्कि उनमें निहित अर्थ का बोध कराना। बिना अर्थ अधिगम के पढ़ना निरर्थक है। जल्पन यानी कि प्रयास। ठीक है, पढ़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि हम पढ़ जाएं तोते की तरह रट दें। जब तक वो चीज़ क्या है अर्थपूर्ण हम समझा ना सकें तब तक पढ़ना नहीं माना जाएगा। ठीक है, या खुद हम उसका अर्थ ना समझते हों। चलिए, पठन में शरीर 4 अवयव क्रियाशील हो जाते हैं, आँख, कान, मस्तिष्क, उच्चारणांग। ठीक है, यानी कि जो हमारे बोलने वाले यंत्र हैं, जैसे जीभ हो गया, ठीक है, फेफड़े हो गए, इन सभी की ज़रूरत होती है बोलने में। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो आँखों से देखते हैं, कानों का भी यूज करते हैं, उसमें मस्तिष्क भी क्रियाशील होती है और उच्चारणांग भी क्रियाशील होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा कि पढ़ने में 4 अवयव क्रियाशील हो जाते हैं। एक भाषा शिक्षक को यह समझना होगा कि भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधी होते हैं। ये चीज़ें देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का जो पूरा होता है भाषा शिक्षण का, सभी सब्जेक्ट पे एनसीईआरटी ने विधिवत कई सौ पन्नों का लेख लिखा हुआ है। ठीक है, उसी से ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, वहीं से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। तो एनसीईआरटी से ये चीज़ें ली गई हैं,
इसलिए कहीं से भी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। और यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेंगे एग्जाम में करेंगे 100% वो चीज़ सही होगा। गलत भी होता है तो इस पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे और एनसीईआरटी सीबीएसई उसको बिल्कुल सही मानेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रूफ देकर आप उसको सही बताएंगे। ठीक है, जब भी एनसीईआरटी का प्रूफ दिया जाता है तो सीटेट में क्वेश्चन सही मान लिया जाता है। तो भाषा के 4 कौशल क्या होते हैं? अंतः संबंधी होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए सुनना बोलना कौशल का विकास अलग नहीं हो सकता। वास्तविक जीवन की संप्रेषण परक स्थितियों में व्यवहार करने के लिए ध्यान से सुनना और बोलना जरूरी होता है। बच्चे को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें भाषा सुनने और यथा आवश्यक बोलने का अवसर प्राप्त हो सके। अधिकाधिक भाषा के सार्थक प्रयोग का परिणाम है प्रभावी वक्ता होना। ठीक है, अधिकाधिक भाषा के सार्थक प्रयोग का परिणाम होता है प्रभावी वक्ता होना। अतः बच्चों को भिन्न भिन्न स्थितियों में सुनने बोलने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और सिर्फ इसी एक पेज से, यहीं से कम 2-3 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके सीटेट एग्जाम में बनेंगे। चलिए आगे देखिए। सभी बच्चों को उनकी क्षमता रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए। सभी बच्चों को उनकी क्षमता, और हाँ, सीटेट के अगर आप चाहते हैं कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट नोट्स को पढ़ने के बाद सिर्फ 7 से 8 दिन में नोट्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड हैं। इनको पढ़ने के बाद सीटेट एग्जाम में 120 से भी ज़्यादा अंक आप आसानी से ला सकेंगे। बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स हैं। इसकी फ़ीस 250 है। कैसे पे करना है, व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। सभी नोट्स एक साथ आज ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए आप। और जिन लोगों ने नोट्स ऑलरेडी ले लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वो लोग कि नोट्स आपको कैसे लगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने सीटेट के नोट्स परचेज कर लिए हैं तो। आगे देखते हैं। देखिए, सभी बच्चों को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य एग्जाम में आता है कि होमवर्क या गृह कार्य, गृह दत्त कार्य कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमता रुचि के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि क्षमता और इंटरेस्ट दोनों का ध्यान रखना है होमवर्क देने में। एक ही तरीके से सभी बच्चों के साथ पेश आना किसी भी कला में कोई प्रभाव ना छोड़ सकेगा। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों के साथ आप एक ही समान व्यवहार करेंगे। एक समान व्यवहार करने से मतलब ये नहीं हुआ कि किसी बच्चे को आप ज़्यादा मानेंगे तो किसी बच्चे को कम मान रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड बात हो रही है, होमवर्क से रिलेटेड बात हो रहा है कि सभी बच्चों का जो मानसिक स्तर है एक समान नहीं होता। ठीक है, सभी का आईक्यू लेवल एक समान नहीं होता, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि एक ही तरीके से सबको सिखा देना है आपको, या एक ही तरीके का सबको होमवर्क देना है। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बच्चों में उत्पन्न उपलब्धि भावना या यूं कहें कि सफलता की भावना उन्हें और अधिक मूर्ख होकर भाषाई प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। मुखर होकर, ठीक है, मुखर होकर, मूर्ख नहीं, मुखर होकर प्रभावी भाषा के लिए प्रेरित करेगी। चलिए आगे देखते हैं। जब बच्चे कुछ करें सुने तो उनमें केवल और केवल त्रुटियों को ही लेकर बच्चों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बच्चा अपनी जिस भाषा के साथ विद्यालय में आता है वह उसकी पहचान है, उसकी अस्मिता है। ठीक है, उसकी पहचान को, उसकी भाषा को स्वीकार करना ही होगा। एक शिक्षक के रूप में आपको नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करनी है या त्रुटियों को ही केंद्र में नहीं रखना है। ठीक है, त्रुटियों को ही केंद्र में रखना बच्चों की आवाज़ को खामोश कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसके सुनने बोलने पर बिल्कुल ही ध्यान ही ना दें, कि मतलब बच्चा गलती कर रहा है तो उसको इग्नोर एकदम पूरी तरह से नहीं करना है आपको। ठीक है, आप ध्यान जरूर दें, लेकिन बच्चों को आवश्यकता अनुसार ऐसा भाषिक वातावरण उपलब्ध कराएं कि वह स्वयं ही अपनी भाषा में अपेक्षाकृत परिवर्तन कर ले। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आपके सामने आया कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं समय के साथ कैसे समाप्त होगा। जब आप ऐसे भाषिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे जहां बच्चा स्वयं ही भाषा में अपेक्षाकृत परिवर्तन कर ले, तो क्या होगा, बच्चा खुद से वो चीज़ सुधार कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई भी शब्द है उसको गलत पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं।
देखिए, कोई बच्चा स्कूल को सकूल सॉरी हाँ, स्कूल को सकूल बोल रहा है, तो कैसे आप उसको समृद्ध भाषिक वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं? जो बच्चे स्कूल को सकूल बोलेंगे, ठीक है, उनके अलावा और भी बच्चे होंगे जो स्कूल को स्कूल ही बोलते होंगे, शुद्ध उच्चारण करते होंगे, उनसे उच्चारण करवाएंगे, ब्लैक बोर्ड या फ्लैश कार्ड के माध्यम से लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, यह काम करने से जो बच्चा गलत बोलता होगा उसको भाषिक वातावरण मिलेगा, वह देखेगा कि मेरे साथ के जो अन्य विद्यार्थी हैं इसको स्कूल पढ़ते हैं, सकूल नहीं होता, तो धीरे धीरे खुद से वह सुधार कर लेगा। और जब खुद से सुधार करेगा तो यही वास्तविक शिक्षण होगा, ठीक है। यही प्राथमिक शिक्षण का, प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है तभी पूरा हो पाएगा, जब बच्चों को आप वास्तविक समृद्ध भाषिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे, बच्चा खुद से सीखेगा, ठीक, तभी लक्ष्य पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र के जो नकारात्मक टैग वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड जो है, व्याकरण के कठोर नियम, ठीक है, व्याकरण के कठोर नियम क्या करना है, नहीं सिखाना है। मानक भाषा पर बहुत ज़्यादा बल नहीं देना है। किसी चीज़ को अस्वीकार नहीं करना है बच्चे के। सुंदर लेखन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सुनकर लिखना, ठीक है, यह बहुत, या कह सकते हैं इमला लिखना, या फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं नकारात्मक टैग वर्ड होती हैं प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। सुनकर लिखने के बजाय अपनी अभिव्यक्ति को खुद से सोच कर लिखेगा, वह सकारात्मक होगा। यहीं सुनकर लिखना नकारात्मक हो गया, तो पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है, अपनी भाषा को व्यक्त करना, यानी कि अपनी भाषा को सोचकर, ठीक है, अपनी भाषा को सोचकर लिखना, अपने भावों को सोचकर लिखना, यह सही चीज़ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सुनकर लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे। देख कर लिखना यानी कि नकल लिखना, ये भी गलत है। सिर्फ, मात्र, केवल, यानी कि जो ओनली शब्द है, ठीक है, यह नकारात्मक टैग वर्ड होता है। सिर्फ, मात्र, केवल नकारात्मक हो गया। आसान या कठिन, ठीक है, आसान या कठिन ये जो दोनों क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है। आसान शब्द या कठिन शब्द आपको नहीं सिखाना है, आपको उपयुक्त चीज़ पढ़ाना है। चलिए, पाठ्य पुस्तक यानी कि किताबें प्राथमिक स्तर पे नकारात्मक होती हैं। शुद्ध उच्चारण, ठीक है, श्रुत लेख, ये सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रश्न उत्तर लिखना प्राथमिक स्तर पे नकारात्मक है। अनुशासित शांत कक्षा प्राथमिक स्तर पे नकारात्मक है। किसी वर्णमाला को कंठस्थ करना नकारात्मक है। मूल्यों पर आधारित, ठीक है, ये भी प्राथमिक स्तर तक नकारात्मक है। व्याकरणिक नियम नकारात्मक टैग वर्ड है। जब भी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपको क्या मानना है कि यह नकारात्मक है, यह ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, सिर्फ 35 मिनट के समथिंग में आपको कंप्लीट हिंदी पेडागोजी पढ़ा दिया गया है। मेरे हिसाब से मैराथन क्लास होती है, उसका अर्थ मेरे नज़र में ये नहीं होता कि 2 घंटे 3 घंटे का क्लास चलाया जाए, उससे सिर्फ यूट्यूबर्स को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जो वीडियो बनाते हैं 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो होगा तो ज़्यादा कमाई होती है, जितनी लंबी वीडियो होगी उतनी ज़्यादा कमाई। मैं बस यही सोचता हूँ, वीडियो छोटा हो, आपके लिए बहुत उपयोगी हो, छोटा पैक बड़ा धमाका हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करिएगा। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, फेसबुक पे या जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। यही मेरे लिए गुरुदक्षिणा होगी आप लोगों की तरफ से, और ऐसे और वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा एग्ज़ाम होने तक CTET के। इसके बाद हिंदी पेडागोजी के न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी पेडागोजी MCQ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।